लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आई नो 9th और 11th वाले बच्चों, हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, वर्क पावर और एनर्जी, वर्क पावर और एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में हम ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को आप 9th क्लास वाले बच्चे भी देख रहे हैं और 11th क्लास वाले बच्चे भी देख रहे हैं। तो फॉर 11th क्लास स्टूडेंट इट इज जस्ट अ बेसिक पार्ट, एंड फॉर 9th क्लास स्टूडेंट यू शुड थिंक दैट कि 9th क्लास वाले बच्चे ऐसा सोचें कि अगर ये वाला पार्ट नहीं बनेगा आपसे तो आप 11th क्लास में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, 11th क्लास में आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो 11th क्लास के बेस को बनाने के लिए आपको इस क्लास में 9th क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारियां लेना जरूरी है। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको जानकारियां दूंगा। 9th वाले टेंशन में मत आना, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें जो होंगी, 2-3 तरीके जो होंगे मेरे बताने के, वो हो सकता है कि 11th क्लास के बेसिस पर हो, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन में नहीं आएंगे। तो पहले आप ये प्रॉमिस करें, बिल्कुल आप टेंशन में नहीं आएंगे, आराम से करने की कोशिश करेंगे। मैं समझाने की कोशिश करूंगा हालांकि, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी पहली बार में आपको समझ में ना आए, तो आप उसमें मतलब अपने आप को वो फील मत करना कि समझ में नहीं आ रहा है, आएगा, समझ में जरूर आएगा, ठीक है ना। तो हम एकदम बहुत बेसिक से शुरू करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है वर्क। चलो वर्क, वर्क क्या होता है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो आज मैंने होमवर्क दिया कि फिजिक्स में ये लिख के लाना, तुमने लिखा, तुम्हारी कुछ एनर्जी लॉस हो गई। जब लिख रहे थे तुम्हारी कुछ एनर्जी लॉस हो गई, तुमने कुछ काम किया। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल मान लो कि जैसे मान लो कल को तुम बड़े हो गए और कल को तुमको क्या बोला गया कि एक डब्बा है, एक बॉक्स है, उसको इधर से इस रूम से उस रूम में उठा के रखना है। तुम रखे, अब जब रखोगे तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी तुम्हारी लॉस होगी ना, तो लॉस होगी यानी तुमने कुछ ना कुछ काम किया, दैट इज अ वर्क। तो वर्क मतलब क्या होता है कि कार्य। वर्क मतलब आप बोल सकते हैं एक तरह से कार्य। आप किसी भी काम को करते हो तो उसमें ऊर्जा लगती है, उसमें एनर्जी लगती है, और जिस काम को करने में जब एनर्जी हमारी किसी चीज में लगी और उसका कुछ हमें रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्क। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप जैसे कोई बच्चा है, वो ज्यादा ही दिमाग लगा रहा है कि अच्छा आप बोले ना ऊर्जा खत्म होती है तो कार्य होता है, तो मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं। अब अगर तुम दीवार को ही धक्का दे रहे हो, अगर आप दीवार को ही धक्का दे रहे हैं, दीवार तो अपनी जगह से मूव करेगी नहीं। तो अगर मैं पूछूं कि उसका आउटपुट क्या हुआ, तो आउटपुट में कुछ दिखाई दे रहा है, कोई दूसरा बंदा आके देखेगा, तुम इसे बता पाओगे तुमने काम किया है? विश्वास ही नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि दीवार एक जगह से दूसरी जगह, दीवार जरा सा भी नहीं हिली आपके काम करने की वजह से, जरा सा भी नहीं हुई। आपकी एनर्जी तो लॉस हो गई, लेकिन दीवार में वर्क एक भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि वर्क हम इस बेसिस पे नहीं बता सकते हैं कि एनर्जी खपत हो रही है तो वर्क होगा, कि जब एनर्जी खत्म होगी जब वर्क होगा, ऐसे नहीं बता सकते हैं। क्योंकि दीवार को धक्का देने में भी तो पसीना आया, दीवार को धक्का देने में भी तो हमारी एनर्जी लगी, लेकिन वर्क नहीं हुआ। तो वर्क का सीधा सा मतलब यही होता है कि आप एनर्जी वेस्ट कर, तो एनर्जी आपकी लग रही है तो उसका कुछ आउटपुट भी सामने वाले को दिखना चाहिए। यदि आउटपुट सामने वाले को नहीं दिखाई देगा तो वर्क नहीं कहलाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक डब्बा रखा हुआ, बहुत बड़ा डब्बा, इतना भारी डब्बा है कि 9वीं क्लास और 11वीं क्लास का बच्चा हिला ही नहीं सकता। फिर भी एक आया, बोला मैं हिलाऊंगा, वो धक्का दिए पड़ा है। अब जब धक्का दे रहा है वो बॉक्स हिला ही नहीं, दूसरी जगह गया ही नहीं। अब जब दूसरी जगह गया ही नहीं तो फिर सामने वाले से बोलेगा अरे मैंने एनर्जी वेस्ट करी, एनर्जी लगी मेरी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो काम हुआ है। नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि एनर्जी खत्म होने के साथ उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ रहे हो, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए। यानी कि वर्क का फॉर्मूला जो होगा उसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलो तो वर्क को करने के लिए, डिब्बे को खिसकाने के लिए हमें एक तो बल लगाना पड़ा, और अगर बल लगा रहे हैं और वो डब्बा अगर वो इधर से खिसक करके उधर नहीं गया है तो वर्क हुआ ही नहीं है। इसका मतलब वर्क होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक तो बल लगाना, एक तो फोर्स को लगाना, दूसरा उस बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट होना। तो थोड़ा समझ में आ रहा है वर्क? चलो तो अब वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। चलो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, आप जरा ध्यान से देखना, वर्क का फॉर्मूला F.S लिख रहा हूं, ध्यान देना। क्या लिखा हूं? F.S, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो आप, F.S लिख रहा हूं। तो अब तुम लोग ये बताओ कि वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है? F.S। F जो है ना बच्चों, वो है फोर्स। क्या है? फोर्स, यानी बल बोल सकते हो। और S जो है वो क्या है बताओ? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्प्लेसमेंट को बोल सकते हो विस्थापन, और ये बल है।
तो आज मैं आपको 9th क्लास वाले बच्चे 11th वाले जानते हैं, शायद तक नहीं जानते होंगे तो फिर भी देख लो। चलो, डॉट का मतलब कुछ और चीज होता है। हालांकि डॉट का मतलब पता है क्या होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं बच्चे 12वीं क्लास में, लेकिन फिजिक्स में बच्चों को 9th क्लास में ही सीखना पड़ता है। डॉट का मतलब क्या होता है, तो देखो इस डॉट का मतलब इट इज नॉट अ बिंदी, इट इज अ डॉट। डॉट का मतलब होता है, लिख लेना जिसको नहीं पता है। देखो जैसे मान लो डॉट, जैसे इन दोनों का डॉट लिखा है ना, तो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे ना, स्टेप आगे बढ़ाएंगे, तो वर्क के बराबर आप पता है क्या लिखोगे, एफ डॉट एस था ना, तो जब एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा टर्म एक एक्स्ट्रा आती है। नहीं आ रहा समझ में, समझने की कोशिश करो। जब कभी भी हम डॉट को हटाते हैं, डॉट को हटाते हैं, तो ये कॉस थीटा वाली टर्म एक्स्ट्रा आती है। क्या आती है, कॉस थीटा वाली टर्म्स एक्स्ट्रा आती है। क्या आती है बच्चों, कॉस थीटा वाली टर्म्स एक्स्ट्रा आती हैं। चलो अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट एस था, एफ डॉट एस को मैंने खोला तो एफ एस कॉस थीटा बन गया। क्या बन गया, एफ एस कॉस थीटा बन गया। कॉस थीटा क्या होता है, थीटा जो होता है वो एक एंगल होता है। क्या होता है, एक एंगल होता है। एंगल आप जैसे देखो, जैसे मान लो मैं एक ये वाला वेक्टर बना हुआ है, एक ये ए है और ये बी है, इसके बीच में कुछ मान लो 30 डिग्री है, तो दैट इज द थीटा, दैट इज द थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी होना चाहिए। जैसे जैसे समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करोगे ऐसे देखो, जैसे मान लो एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आप यहां से फोर्स दे रहे हो, क्या दे रहे हो, धक्का दे रहे हो। इस बॉक्स जमीन पे रखा हुआ था, ये बॉक्स जमीन पे रखा हुआ था, अब जमीन पे रखा हुआ था, आप इधर साइड फोर्स दे रहे हो, तो फोर्स इधर साइड लग रहा है, तो ये डब्बा बॉक्स जो है वो किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, तो इधर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। देखिए फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही लग रहा है, तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। वेक्टर मतलब जानते हो ना, जिनकी डायरेक्शन होती है ना, जिनका कोई ना कोई दिशा होती है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में यदि लग रहे हैं तो ये पैरेलल कहलाते हैं। और पैरेलल कहलाने पर पैरेलल होंगे ये कैसे वेक्टर हो गए, पैरेलल वेक्टर हो गए, तो थीटा जो होगा इनके बीच में बच्चों क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इसमें अगर थीटा 0 डिग्री है, ये कंडीशंस मान लो, आप इसे कंडीशंस के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन मतलब कि ऐसे ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो कंडीशन नंबर 1 में हमने ये देख रहे हैं कि थीटा बराबर कितना आ गया इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं ना। एक दो वेक्टर है, जैसे मान लो 2 वेक्टर है, अब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में उनका मुंह है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना बच्चों, वो कितना है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री है तो जिसको नहीं पता है, वैसे 11वीं वाले जानते होंगे, 9वीं वाले नहीं जानते होंगे, cos 0 की जो वैल्यू होती है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें cos थीटा लिखना है, cos थीटा मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ 0 लिखना है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। 9वीं वाले याद कर लो, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क का यहाँ से फॉर्मूला, इसके लिए वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, एफ का मैग्नीट्यूड और एस आ गया, यानी आंसर क्या आ गया, एफ एस आ गया। क्या आ गया आंसर बच्चों, एफ एस आ गया। क्योंकि cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे जब आप cos 0 रखोगे, तो ये मिल करके आपके पास ऐसे ही ना बन जाएगा, एफ मैग्नीट्यूड रखो, एफ का मैग्नीट्यूड और एस का मैग्नीट्यूड। अब cos 0 है तो cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये आ गया। यानी इस प्रकार की कंडीशन में आंसर आता है एफ एस आता है। किस कंडीशन में, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो आंसर क्या आता है, एफ एस आता है। दिस इज द कंडीशन नंबर 1, दिस इज द कंडीशन नंबर 1। चलो अब मैं ना बाकी की जो कंडीशंस है ना, आपको वो मैं एग्जांपल के अनुसार समझाता हूं, समझ में आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखते भर जाना, जल्दी से देखते भर जाना, आराम से समय के मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो देखो, एक्चुअली में 3 कंडीशन है हमारे पास, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, और इधर साइड तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में एक्चुअली में है क्या कि ये जो ब्लॉक है हमारे पास, ये जो ब्लॉक है, बॉक्स है, उसको धक्का इधर साइड दे रहे हैं, इधर साइड धक्का दे रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर साइड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर साइड हो रहा है, मतलब कि ये जो बॉक्स है वो यहां से यहां आ गया, ठीक है ना, कुछ देर बाद इधर साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका जो वर्क लिखेंगे आप, तो कैसे लिखेंगे, एफ डॉट एस होता है। आप जब एफ डॉट एस को खोल देते हैं तो ये एफ एस और कॉस थीटा बनता है। अब थीटा इसमें आप बताएं मेरे को थोड़ा सा जरा ध्यान से, कि इन दोनों में इधर साइड अगर एक इधर साइड फोर्स लग रहा है और इधर साइड क्या लग रहा है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दिशा अगर हमारे पास सेम है,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, आकाश, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दिशा यदि हमारे पास सेम है, ठीक है, तो ये Fs अब cos 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल 0 है। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1, तो यानी इसका वर्क का फॉर्मूला ये आ गया। और देखो वर्क कैसा आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव वर्क आ रहा है, तो यहाँ पे वर्क क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। चलो अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन आप देखेंगे कि एक ब्लॉक है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, 9th वाले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स। अब ऐसा हो रहा है कि हम बॉक्स को धक्का इधर दे रहे हैं, धक्का इधर साइड दे रहे हैं, लेकिन बॉक्स हमारी साइड रहा है, मतलब धक्का इधर दे रहे थे, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है कि फोर्स इधर साइड लग रहा है लेकिन बॉक्स इधर साइड रहा है, तो इसमें देखो अगर दोनों का मुंह सेम साइड था तो थीटा इनके बीच में जो एंगल था वो 0 डिग्री था। कितना था? 0 डिग्री। और यदि इनके इधर साइड की हम बात करें, उल्टा उल्टा दिशा में लग रहा है, तो इनके बीच में थीटा जो है बच्चों वो 180 डिग्री है। तो वर्ग का इसके लिए फॉर्मूला आप लिखेंगे जब, तो क्या लिखते हैं, एफ एस और कॉस थीटा। तो यहां पे आएगा हमारे पास एफ एस थीटा, थीटा 180 डिग्री है, कितना है, कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, ध्यान देना, क्या होती है, -1 होती है, क्या होती है, -1 होती है। तो ये वर्क का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये कि कॉस थीटा इतना हो गया, वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, कितना आ गया, माइनस में आया है, क्या है, नेगेटिव में आया है। वर्क कैसा आया है, नेगेटिव आया है, और इसमें वर्क कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। तो कुछ बातें समझ में आ रही है धीरे धीरे। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम, जैसे मान लो हम किसी बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, हम बॉक्स को इधर साइड भेजना चाहते हैं और हम बॉक्स को इधर साइड धक्का दे रहे हैं, बॉक्स उधर ही जा रहा है, इसका मतलब कार्य क्या हुआ है, पॉजिटिव वर्क हुआ है। कैसा वर्क हुआ है, देखो पॉजिटिव वर्क हुआ है। और लेकिन हम उल्टा हो रहा है, हम धक्का इधर दे रहे हैं और बॉक्स इधर आ रहा है, यानी वर्क क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पहले क्या हुआ कि हमने धक्का इधर दिया और बॉक्स जा भी उधर रहा था, तो पॉजिटिव वर्क। हमने धक्का इधर दिया लेकिन बॉक्स इधर रहा है, तो वर्क कैसा हुआ, बताओ मेरे इसको, बताओ जल्दी से, वर्क कैसा हुआ, बोलो ना, अरे बोलो कसम से, देखो झूठ नहीं बोलना। क्या हुआ कि अगर धक्का इधर दिए और बॉक्स इधर है, इसका मतलब वर्क कैसा हुआ, नेगेटिव वर्क हुआ। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन देखते हैं ध्यान से, एक फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन ये बोला है इतना बेकार बॉक्स है कि बोल रहा है मैं हिलूंगा ही नहीं यहां से, फोर्स कितना भी लग जाए, फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि यस जो है वो 0 है। तो आप बताना वर्क का फॉर्मूला, वर्क बराबर क्या होता है बताओ, एफ डॉट एस होता है। एफ डॉट एस को खोल के लिखते हैं एफ एस और कॉस थीटा होता है। अब बताओ अगर यस 0 है यानी कि ये बॉक्स हिल ही नहीं रहा है, एस 0 है, तो जब एस को देखो, आकाश इधर दिखाई दे रहा है, अगर हमने s को 0 रखा तो ये वर्ग क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी आपको यहां से क्या समझ में आया कि जब कभी भी हम धक्का दे रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो बॉक्स हिल नहीं रहा है, तो उस दौरान वर्ग कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 था। तो 3 कंडीशन हमने देखी अभी, वर्ग पॉजिटिव कब होता है, वर्ग नेगेटिव कब होता है और वर्ग 0 कब होता है। इट इज द बेसिक पार्ट कि वर्ग पॉजिटिव कब होता है, वर्ग पॉजिटिव तब होता है जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो। वर्ग नेगेटिव कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग अलग हो। और वर्क 0 कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, मतलब बॉक्स हिले ही ना, बॉक्स हिले ही ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। चलो अब देखो, अब हम ना क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते चलो इसी के बेसिस पर, बहुत इजी है, थोड़ा सा आप सोचने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, आप टेंशन मत लो, बहुत आराम से अपन करेंगे। देखो इधर ये सवाल है हमारे पास, देखना जरा ध्यान से, ये सवाल है। अब ये सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स को फोर्स से धक्का दे रहे हैं, कुछ फोर्स है, मान लो फोर्स, मान लो हमने 10 न्यूटन का लगाया, क्या लगाया, 10 न्यूटन का लगाया, और 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये जो बंदा है वो 10 मीटर की दूरी पर पहुंच गया, 10 मीटर के डिस्टेंस कवर करके कुछ टाइम बाद ये यहां पहुंच गया है। मान लो टाइम दिया हुआ है t बराबर 5 सेकेंड बाद, t बराबर 5 सेकंड बाद। आपको ऐसा क्वेश्चन प्लैट एग्जाम में भी देखने को मिला था, जो अभी हुआ था हमारा 31 अक्टूबर को, प्लैट एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो t बराबर हमारे पास 5 सेकंड दिया हुआ है। अब ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक का नाम, ये यहां पहुंच गया है। अरे आपको एक चीज बताना भूल गया हूं, देखो जरा थोड़ा सा बस जल्दी से देख लो कि वर्क का जो फॉर्मूला था ना, वर्क का फॉर्मूला आपने बताओ क्या बताया था मैंने, वर्क का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट एस बताया था। अब इसकी यूनिट बताना भूल गया, यहाँ पे तो मैं यूनिट बता रहा था। देखो तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स जो होता है ना, आपको जिसको पता नहीं है ना, जान लो, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन होती है। क्या होती है फोर्स की यूनिट,
न्यूटन होती है। 9th क्लास वाले हो सकता है कि ना मालूम हो, लेकिन 11वीं वाले को तो मालूम होगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। तो जो वर्ग की यूनिट आ गई आपके पास वो क्या आ गई? न्यूटन मीटर आ गई। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर आ गई। अब ये न्यूटन मीटर को ना हम क्या बोल सकते हैं? न्यूटन मीटर को एक और शब्द बोलते हैं, जूल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जूल बोल सकते हैं। और एक जूल बराबर क्या होता है? एक जूल का छोटा यूनिट अगर हम बोलेंगे तो 10⁷ डाइन होता है ना। 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? 10⁷ डाइन होता है। तो ये हो गया हमारे पास 1 जूल बराबर 10⁷ डाइन होता है। डाइन एक छोटी यूनिट है, जूल्स का छोटा भाई, ठीक है ना। तो वर्क का यूनिट वगैरह याद करना, क्योंकि यूनिट वगैरह मान लो हमारे काम आती हैं, यूनिट वगैरह भी अपने को याद रहनी चाहिए। अब यूनिट भी याद हो गई और हमने ये देखा। अभी सवाल कर रहे थे, सॉरी, तो सवाल कर रहे थे, सवाल में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जब तक हो सकता है कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा ये सवाल। सवाल देखो, सवाल में हमारे पास फोर्स लग रहा था और ये हो गया। तो वर्क का फॉर्मूला बहुत ईजी है। वर्क का फॉर्मूला F.S होता है। F.S को अगर खोलते हैं तो क्या वर्क का फॉर्मूला F.S होता है। F.S को खोल देते हैं तो क्या बनता है? Fs और cos थीटा बनता है। तो पहले तो ये बताओ आप लोग, थीटा कितना लग रहा है? मतलब कि फोर्स इधर साइड हम लगा रहे हैं और आ भी इधर ही साइड रहा है, तो इनके बीच में जो थीटा होगा वो कितना होगा? 0 कि 180? तो 0 होगा। देखा है आप लोगों ने, 0। अब फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 दी हुई है, 10 रख दो। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, मतलब कितना दूर तक गया? 10। और cos थीटा की वैल्यू कितनी है? cos 0 डिग्री। तो यहां से आंसर कितना आ गया हमारे पास? 100 न्यूटन मीटर आ गया। इसको अपन 100 जूल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? 100 जूल। तो यहाँ पे इसका वर्क का फॉर्मूला कितना आ गया हमारे पास? 100 जूल आ गया है। इट इज वेरी सिंपल। F.S cos थीटा लगाना है बस। थीटा को ध्यान से देखना कि जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही जा रहा है कि कहीं और जा रहा है, ठीक है ना। आप लोग 9वीं क्लास में ऐसा कभी नहीं होगा कि फोर्स इधर लगा रहे हैं और ब्लॉक इधर जा रहा है, यानी थीटा कुछ और बन रहा होगा। 9वीं क्लास में ज्यादातर नहीं आता है। मान लो आ भी जाएगा तो cos थीटा की यहाँ वैल्यू रख देना और उसकी जैसे 60 डिग्री है 60 डिग्री रख देना, cos 60 रख देना, 30 डिग्री को 30 डिग्री रख देना, तो उससे आंसर आ जाएगा। आई होप, ठीक है ना। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया ही होगा। अब एक और छोटा सा सवाल कराना चाहता हूं। उस छोटे को सवाल को कराने के लिए मैं आपसे ये रिकमेंड करना, आपसे ये होप करता हूं कि आपने ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अगर मान लो ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर को नहीं पढ़े हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दे। देखो, जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक ए है, इसको मैंने क्या किया, इसको h हाइट ग्राउंड से h हाइट ऊपर से मैंने इसको गिरा दिया नीचे। जब हम गिराते हैं ऊपर से कोई चीज, हम जानते हैं ऊपर से हम कोई चीज छोड़ते हैं तो वो नीचे ही आती है। अरे गिर गया, नीचे ही आती है। अब नीचे ही आती है तो फोर्स लग रहा होता है, नीचे फोर्स लग रहा होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर जानते हो क्या फोर्स लगता है? फोर्स हमेशा mg फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स जो लग रहा होता है वो हमेशा कितना लग रहा होता है? mg फोर्स लग रहा होता है। कौन सा फोर्स लगता है नीचे साइड? बताओ। कोई भी चीज, अगर दुनिया में कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो नीचे mg फोर्स लग रहा होता है। वो ग्रेविटी के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास? F बराबर mg हो जाएगा। F बराबर mg। तो इससे मैं पूछ रहा हूं तुम्हें वर्क बताना है, वर्क बताना है, तो वर्क का फॉर्मूला बताना है। देखो, तो फोर्स किधर साइड लग रहा है? बताओ। फोर्स भी किधर साइड लग रहा है? नीचे साइड लग रहा है। कितना लग रहा है? mg। और जो बॉक्स है वो आ किधर रहा है? नीचे ही आ रहा है। फोर्स भी नीचे लग रहा है, देखो फोर्स भी नीचे लग रहा है और आ भी नीचे रहा है, तो इनके बीच में थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। तो वर्क का फॉर्मूला सीधे सीधे हो जाएगा Fs और cos 0 और Fs की वैल्यू, F की वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ? F की वैल्यू कितनी दी हुई है? सॉल्व करो। F की वैल्यू mg दी हुई है और h ये हो गया हमारे पास हाइट, जितनी डिस्टेंस नीचे आया, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो वर्क का फॉर्मूला mgh हो गया। क्या हो गया वर्क का फॉर्मूला? mgh हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? mg। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? वर्क देखा। अब वर्क देखने के बाद अपन देखते हैं पावर को देखते हैं। क्या देखेंगे अभी? पावर को देखते हैं। जैसे ये वर्क पावर एनर्जी लिखा था ना, तो वर्क देख लिया हमने, वर्क क्या होता है। अब पावर को देखते हैं। तो पावर का देखो सिंपल सी बात है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वर्क डन कार्य संपन्न अपॉन टाइम टेकन। मतलब कि कितना काम किया हमने, कितने समय में किया। इसको ऐसे बोल सकते हो, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। पावर शक्ति क्या होती है कि कार्य करने की दर को ही हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। इट इज वेरी सिंपल। वर्क पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखो, अभी कुछ देर पहले तुम लोगों ने पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला। देखो आकाश इंक डालो। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F.S और टाइम का T।
तो F.S में फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की जो होती है वो होती है मीटर, और इसकी जो होती है वो होती है सेकंड। ये वर्क की SI, पावर की SI यूनिट आप इसे बोल सकते हो। आप अगर ये नहीं बोलना है तो पावर जो होता है हमारे पास उसकी SI यूनिट वाट भी होती है। क्या होती है? पावर की SI यूनिट वाट भी होती है। देखो, लेकिन जो हमारे घरों में बिजली आ रही होती है ना, उसको हम वाट में मेजर नहीं करते हैं, वाट में ही मेजर होती है, लेकिन बल्ब वगैरह जो होते हैं उनको वाट में उनकी शक्ति को मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें हम वाट का बड़ा भाई किलो वाट का इस्तेमाल करते हैं। वाट जो है वो छोटी क्वांटिटी हो गई, तो 1 वाट बराबर हो जाएगा, तो वाट जो है, तो वाट का बड़ा भाई जो होता है वो किलो वाट होता है। क्या होता है? किलोवाट। तो 1 किलोवाट अगर हम बात करेंगे तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो ये बड़ा भाई हो गया। जनरली हम बड़े भाई का इस्तेमाल करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा शक्ति को दर्शाना होता है। तो शक्ति पावर की बहुत कम, बहुत सिंपल है पावर का बहुत सिंपल है फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। बस फॉर्मूले में वर्क निकाल लो और टाइम से वो कर दो। जैसे ये वाला ब्लॉक देखो, ये वाला जो ब्लॉक था, जब यहां से हमने फोर्स लगाया था तो ये 10 मीटर की दूरी पर गया था, और t बराबर कितना लगा था? सवाल किए थे अभी 5 सेकंड लगा था। इस पे फोर्स 10 लगा रहे थे। तो जब अगर मैं इससे पावर निकालने को बोलता इस सवाल में, तो आप कुछ नहीं करना था, आपको पहले वर्क निकालते। वर्क मतलब होता है F.S। तो वर्क निकालने के बाद F.S कितना आया था, तो पावर निकालना होता तो कितना आता? नीचे F.S यानी 10 × 10 100 आया था। वर्क 100 आया था ना उधर, और टाइम कितना लग रहा है? 5। तो यहां से हमारे पास कितना आया था? 20 वाट जो थी इसकी पावर आया थी। इस सवाल को आप यहां पे भी मेंशन कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल, पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। हम लोगों ने पावर तो देख लिया। पावर देखने के बाद अब हम देखते हैं लास्ट वाला पॉइंट, देखो एनर्जी। अब एनर्जी देखेंगे, फिर एनर्जी को देखने के बाद, जब एनर्जी देख लेंगे तो एनर्जी को देखने के बाद हम क्या करेंगे? तीनों को कंबाइन करके एक थ्योरम बना देंगे। देखना अभी वो थ्योरम 11वीं क्लास में आती है, थोड़ा बहुत तुम्हारे में है 9वीं वाले। तो वर्क पावर एनर्जी, एनर्जी में पहुंच गए अपन। एनर्जी ENERGY, एनर्जी। एनर्जी जो होती है ना, वो उसकी यूनिट भी जूल ही होती है। एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है? वर्क की यूनिट की तरह क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। अब एनर्जी जो होती है, एक्चुअली में एनर्जी को कई फॉर्म्स में आप जानते हो। ऊर्जा आप समझ सकते हो, ऊर्जा के बिना हम किसी कार्य को कर नहीं सकते हैं। कोई भी अगर कार्य हो रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऊर्जा। तो हम बोल सकते हैं कि कार्य जो है वो एक तरह से ऊर्जा ही है, और ऊर्जा जो है वो एक तरह से कार्य ही है। तो एनर्जी जो है वो कई प्रकार से हो सकती है। एक जैसे मान लो कि किसी के चलने के कारण एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई चीज रुकी हुई है तो उसकी एनर्जी हो सकता है कि एनर्जी स्टोर्ड हो। तो एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म्स है हमारे पास गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। बम फूटता है, एक्सप्लोजिव बम्स फूटते हैं, क्रैकर्स फूटते हैं, तो उससे भी एनर्जी निकलती है। एनर्जी कई प्रकार से हो सकती है, लेकिन इस चैप्टर में हम 2 प्रकार की एनर्जी को पढ़ेंगे। कौन कौन सी बच्चों? एनर्जी 2 प्रकार की एनर्जी को पढ़ेंगे। पहली एनर्जी डाल लो हेडिंग काइनेटिक एनर्जी। पहली एनर्जी कौन सी है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी वाली जो एनर्जी है हमारे पास वो है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा और इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू उसका मास इंटू v², कितनी गति से वो मूव कर रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास mgh। इसको आप बोल सकते हो नेगेटिव ऑफ वर्क ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण किए गए कार्य का नेगेटिव पोर्शन होता है। तो इसका ये जैसे मान लो उसका mgh होगा ना, तो ये मतलब इस तरह से समझो कि इट इज द नेगेटिव ऑफ वर्क ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किए गए कार्य का उल्टा होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी में आप ये लिख सकते हैं कि दिस एनर्जी इज इन व्हाइल द मोशन। तो द एनर्जी विच इज प्रेजेंट व्हाइल द मोशन, मोशन करने के दौरान जो एनर्जी बॉडी में उपस्थित होती है, जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी, इसको एनर्जी को अपन बोल सकते हैं कि व्हाइल मोशन के दौरान जो एनर्जी होती है। और ये क्या होता है? स्टेइंग अवस्था, मतलब कि नॉट मोशन।
नॉट मोशन बोल सकते हो आप इसे, कि बॉडी अगर स्टॉप कंडीशन में है तो ये एनर्जी होती है। आपको ज्यादा डेफिनेशन के पीछे नहीं भागना है, इट इज वेरी सिंपल। आपको सिर्फ याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या होती है, व्हाइल मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब बॉडी रुकी हुई होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा आप एक आध दो सवाल बहुत ईजी है, इसके करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ नहीं करना है सवाल में। चलो देखो काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लो थोड़ा सवाल करा दूं मैं, अगर मान लो बाई दफा कभी सवाल कराना है अपने को, जैसे मान लो छोटा सा सवाल, एकदम लल्लू सवाल, कि ये ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी कुछ v बराबर 2 मीटर पर सेकंड दी हुई है और इसका मास 2 kg दिया हुआ है, तो पूछा है कि बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तुम लोग बहुत आसानी से बता दो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m की वैल्यू कितनी दी है 2 और v स्क्वायर, v कितना दिया है 2 का स्क्वायर यानी 2 to 4, ये 2 से 2 कैंसिल यानी आंसर आ जाएगा 4। कितना आ गया हमारे पास, 4 जूल आ गया। कितना आंसर आ गया, 4 जूल। इट इज वेरी सिंपल। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा दिलचस्पी रखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी को निकालने में। स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको निकालते हैं। चलो तो स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। देखो जैसे मान लो ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक है ना, अगर ये ब्लॉक को हमने h हाइट नीचे छोड़ दिया, इसका मास mg है, थोड़ी देर पहले कराया था कि इसमें जो नीचे साइड फोर्स लगता है उसका नाम होता है mg। तो ब्लॉक जब नीचे यहां तक पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है, तो वर्क इसके द्वारा कितना किया जाता है बताओ, mgh, पॉजिटिव वर्क, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वर्क आता है, क्योंकि फोर्स भी नीचे साइड लग रहा है और बंदा ब्लॉक जा भी नीचे रहा है और फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो वर्क पॉजिटिव आता है। तो मैंने बच्चों बताया क्या था, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना भैया, वो ये होती है नेगेटिव ऑफ द वर्क बाय ग्रेविटी। वर्क बाय ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किए गए कार्य का नेगेटिव होती है। तो यहां पे इस सवाल में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी बताओ, mgh हो जाएगी। क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ, mgh हो जाएगी। अब एक सवाल और कराता हूं, चलो देखो ये सवाल समझ में आया क्या होती है mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है, ये ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। आप इस सवाल को बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूं, एक ब्लॉक है, इसका मास m है, ये a पोजीशन है, ये b पोजीशन है, ये c पोजीशन है, पोजीशंस दी हुई हैं। अब पोजीशन दी हुई है, अब मैं कर क्या रहा हूं, देखने ध्यान से। अब मैं कर क्या रहा हूं, इस ब्लॉक को पहले यहां पे लेके आया, पहले इस ब्लॉक को b पे लाया, फिर b के बाद इस ब्लॉक को c पे लाया। ये जो h हाइट है, अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं, ये वाले डिस्टेंस की बात करूं तो 2 मीटर है, 2 मीटर है और 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, और ये मान लो कि हमारे पास दिया हुआ है 5 मीटर। अब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, इसको मान लो 6 है, ठीक है ना, 6 मीटर। अब मैं कुछ तुमसे पूछ रहा हूं, ये पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क। कि इस ब्लॉक को यहां गया फिर यहां आया, पोटेंशियल एनर्जी बताना है आपको, थोड़ा सोच लीजिए। तो आई थिंक आपने सोच लिया होगा, फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो एक्चुअली में होता क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो गति स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा, वह हमेशा कार्य जो ग्रेविटी के द्वारा किया जाता है उसके विपरीत डायरेक्शन में होती है, विपरीत आती है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी तो ग्रेविटी नाम शब्द है ना, तो इस पे पहले देखो वर्क कितना लग रहा होगा, इसका mg फोर्स बस नीचे साइड लग रहा होगा, नीचे साइड लग रहा होगा। अच्छा तो आप लोग ये सोच रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएं, डिस्प्लेसमेंट बताना, डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टकट वे, शॉर्टकट डिस्टेंस होती है। फोर्स का जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, f डॉट s cos थीटा। तो f डॉट को हटा दो, f का मैग्नीट्यूड और s थीटा की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जीरो है, आ नीचे साइड ही रहा है, बंदा आया तो नीचे ही है ना फाइनली, और फोर्स भी नीचे ही लग रहा है ना, तो थीटा 0 हो गया तो 1 हो गया। इन दोनों की वैल्यू रख दो, फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी है, mg है। अब इसकी बस बात खत्म करते हैं, यस बस लिखते हैं, चलो फिर खत्म करते हैं। डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो तुम लोग से विस्थापन पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 2 6 6 2 8, तो यहाँ 8 लिख दें, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं 8 लिख दें, लेकिन ऐसा बच्चों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, विस्थापन यानी कि शुरुआत वाली पोजीशन से अंत वाली पोजीशन के बीच में कितनी दूरी है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये शॉर्टकट रास्ता h बराबर 5 है ना, तो यहाँ पे h ही आ जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ गया, mg 5 mg, h की वैल्यू 5 है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी बताओ। अब पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारे पास -5 mg, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क के
नेगेटिव में होती है। तो समझ में आ गया मेरे हिसाब से आपको पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सवाल समझ में आया होगा। इसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी ये डिस्टेंस, ये इस पर मैटर नहीं करती है कि आप किस रास्ते से ले जा रहे हो, मैटर इस बात पे करती है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन में आप कैसे ले गए हो, उनके बीच की शॉर्टकट डिस्टेंस पर मैटर करती है। क्योंकि फोर्स वर्क के फॉर्मूले में ना डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्टेंस नहीं, विस्थापन आता है, दूरी नहीं आती है। समझ में आ गए? ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसे बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज इस सवाल को तो बहुत अच्छे से कर लेना, फिर आगे अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोगों ने ये सब देखा, अब हम आप आखिरी पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं बच्चों। ध्यान से देखना, आखिरी जो पॉइंट है हमारा वो है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय को बोलते हैं WPE, यानी कि वर्क पावर, सॉरी WP तो चैप्टर का नाम है, अरे गधे, WP तो चैप्टर का नाम है, थ्योरम लिखना अपने को। थ्योरम जो होती है वो होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं समझाऊंगा, अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो होती है वो क्या होती है, इसको हिंदी से क्या बोलते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसमें देखो ये एक रिलेशन था जो कि संबंध बताया गया था, बताता हूं किनके किनके बीच में। तो इसमें एक्चुअली में एक स्टेटमेंट ये आता है वर्क एनर्जी थ्योरम में कि जो भी कार्य होता है ना, जो भी कार्य हुआ है, जो भी किसी ब्लॉक के साथ कार्य हुआ है, तो वो उसकी गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट ये कहता है, इसका स्टेटमेंट मतलब बोल सकते हो कि कहता क्या है, ये कहता है कि जो वर्क होगा, वर्क डन होगा, टोटल यानी कुल वर्क, टोटल कार्य जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको हिंदी से बोलते हैं गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होगा। क्या होगा, कार्य संपन्न बराबर गतिज ऊर्जा में अंतर, यानी वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो स्टेटमेंट हो गया कि वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम चलो इसी स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। आज प्रूफ करना सीखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे प्रूफ करते हैं। क्या करना सीख रहे हैं अब, हम ये प्रूफ करना सीखेंगे कि वर्क प्रूफ करते हैं। प्रूफ में वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करना है। पहले एक चीज ये देख लो, डेल्टा के बराबर क्या होता है। डेल्टा के का मतलब होता है चेंज, चेंज में अंतर, मतलब हो गया कि काइनेटिक गतिज ऊर्जा में अंतर। गतिज ऊर्जा में अंतर का मतलब जानते हो क्या होता है, कि बाद वाली गति क्या आ जाएगी, मान लो बाद वाली v2 आ गई, तो हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ m v1 का स्क्वायर। जनरली हम फिजिक्स में डेरिवेशन करने के लिए बाद वाली वेलोसिटी को v मानते थे और पहले वाली को u मानते थे, तो यहाँ भी ऐसा ही कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ये हो गया, तो इसके बराबर हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं, डस्टर देना, चलिए प्रूफ करते हैं। अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से। इसको इरेज कर दूं पहले मैं, जगह थोड़ा अच्छे से आ जाए अपने पास। हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, वर्क डन बराबर क्या करना है, गतिज ऊर्जा में अंतर को बताना है। तो वर्क का फॉर्मूला शुरू करते हैं। वर्क का फॉर्मूला बताते जाओ, तुम लोग अब बोलते आना है अपने मन से, मैं पूछते जाऊंगा, बोलते आना। वर्क का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एफ डॉट एस भैया, फिर एफ डॉट एस को खोलकर लिखते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा बराबर 0 की बात करेंगे, ठीक है ना। तो वर्क बराबर क्या आ जाएगा बताओ, एफ एस आ गया। थीटा बराबर 0 की बात करेंगे ना, तो वर्क बराबर क्या आ गया, एफ एस आ गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो ये एस है, कोई ऐसा डेरिवेशन अभी तुमने 9th क्लास में किया हो, डेरिवेशन एक किया था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ये याद है तुम लोग को। v स्क्वायर बराबर फ्रॉम लिख दो यहाँ पे, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सबको याद होगा कि तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो क्या आप यहां से s की वैल्यू निकाल सकते हो, बोलो ना, s की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो। f बराबर क्या होता है, f बराबर ma होता है, ma होता है। हम जानते हैं f बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण का गुणा इंटू s होता है। ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, वर्क बराबर f डॉट s हो गया, fs हो गया। और f को क्या लिख सकते हैं, f को लिख सकते हैं यमे, क्योंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं f बराबर क्या होता है बच्चों, f बराबर ma होता है। ये स्टेटमेंट हम जानते हैं कि f बराबर ma होता है, बल बराबर होता है ना मास इंटू त्वरण होता है ना, तो ये लिख दिया। तो अब यहाँ पे ना आप ना इसको देखो जरा ध्यान से, इसमें हमारे पास MAS है,
तो क्या मैं यहां से AS की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर दूं? तो निकालते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 जो होगा वो AS की वैल्यू है। अब AS की वैल्यू को यहां पुट कर दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब पुट कर दो, चलो अब क्या करोगे, पुट कर दो, पुट इक्वेशन 2 in 1, दूसरी इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन में पुट करने पर, दूसरी वाली इक्वेशन क्या कर रहा हूं मैं, दूसरी वाली इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो पुट करते हैं, चलो तो पुट करने पे हमारे पास वर्क बराबर क्या आ जाएगा, वर्क बराबर क्या दिया होता है हमारे पास FS, F की वैल्यू क्या थी MAS था, AS की वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, AS की वैल्यू कितनी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। तो अब इसको अंदर, m को अंदर भेज दो, m को अंदर भेज दोगे तो mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर बाय 2, अलग अलग कर दो अब इनको, जैसे हमने थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने में किया था, अलग अलग कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो देखो ना यार, सुनो ना, अरे कुछ तो कहो, अरे देखो हमें यही ना प्रूफ करना था कि कार्य संपन्न बराबर वर्क, टोटल वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी में अंतर आ गया है, यही हमें प्रूफ करना था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो टोटल वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं, क्या करना होता है, वर्क का पहले फॉर्मूला लिखा, F बराबर ma होता है तो MAS लिख दिया। अब AS की वैल्यू हमें निकालना है, AS की वैल्यू मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करके निकाल लिया, और निकालने के बाद मैंने पुट कर दिया, तो अलग अलग करने पर मुझे पता चला कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो लास्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और यहीं से आपका फंडामेंटल पार्ट जिसे आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्क पावर एनर्जी, इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक पार्ट आज हम कवर कर लिए हैं। ये बेसिक पार्ट ना बनेगा ना तो आपसे कुछ भी नहीं बनने वाला, फिर बेसिक पार्ट यदि नहीं बनता है तो फिर आपसे अगर बेसिक पार्ट नहीं बनेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो बेसिक पार्ट बनाना जरूरी है। चलो देखो, अब एक बंदा है, एक आदमी है, मान लो कि कुछ देर के लिए, कुछ थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं तुम हो यहाँ पे, अब तुम जाना कहाँ चाहते हो, यहाँ जाना चाहते हो, फिर मैं तुमसे पूछा वर्क बता देना कितना होगा, तुम यहाँ से यहाँ तक गए हो, सीढ़ी चढ़ के गए हो वहां तक, फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बताओ वर्क कितना हुआ, तो कैलकुलेट करना है, जल्दी से कैलकुलेट करो, ठीक है। तो देखो अब मैं बताता हूं, तुम लोग कर लिए होगा आई थिंक। वर्क का फॉर्मूला से याद करो, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F.S। अब मैं हूं चाहे जो भी हो, नीचे साइड फोर्स हमेशा mg लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, m इंटू जी। ये किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण mg। F बराबर क्योंकि ma होता है तो m और g एक्सेलरेशन कारण आ गया, तो mg फोर्स लग रहा होता है नीचे साइड। तो इसको अगर खोलते हैं तो ये F.S को खोलने के बाद ये cos थीटा बनता है। फोर्स नीचे लग रहा है लेकिन बंदा ऊपर साइड जा रहा है, यानी कि समझना क्या हो रहा है, फोर्स नीचे साइड लग रहा है लेकिन वो जा ऊपर साइड रहा है, पार्टिकल जा ऊपर साइड रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर साइड हो रहा है। तो दोनों की दिशा अलग अलग है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी, 180 डिग्री। तो यहां पे लिख दिया हमने फोर्स S और थीटा की वैल्यू लिख दिया हमने cos 180। एक चीज तो तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ गई होगी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दिशा अलग अलग होती है तो वर्क हमेशा नेगेटिव आता है, आपको पता है ना, क्योंकि cos 180 की वैल्यू जो होती है -1 होती है। कितनी होती है, -1। अब फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई, mg। अब आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, यहां से यहां तक का शॉर्टकट डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट इज अ शॉर्टकट डिस्टेंस है, आप शॉर्टकट डिस्टेंस बोल सकते हो, ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी, शॉर्टकट सोच रहे होगे ये वाली डिस्टेंस होगी, तो इसे कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसे कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो अपन शॉर्टकट डिस्टेंस वाली कैसे मानेंगे, हाइट बस, ये जो हाइट है ना, इस हाइट बस को कैलकुलेट कर लो। तो हाइट कितनी दी हुई हमारे पास बताओ, यहां से चलना चलेगा 15 दूनी 30, 15 45 45, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया हमारे पास, -mg 45 mg
mg। माइनस में अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछता तुमसे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती, प्लस में 45 mg आती। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी लोग ये पूरा जितना भी हमने पढ़ा अभी उसको बढ़िया से कॉपी में लिखें, बढ़िया से उसे समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू लवर्स।